ये एक्सरसाइज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। अगर तुम्हारे इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब तुम्हारे नेमिंग गलत है तो आंसर गलत है, तुम्हें नेमिंग वो क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो तुम्हारा आंसर गलत है, मतलब प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो तुमने क्लास नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल एस पढ़ी थी, ए एस से पढ़ी थी, ए एस पढ़ी थी, फिर हमने आर एच एस पढ़ी थी, एस एस पढ़ी थी। तो ऑलमोस्ट हमने 5 क्राइटेरियाज पढ़े थे कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने में। वैसे कॉन्ग्रुएंसी का मैंने पहले ही बताया, 9th स्टैंडर्ड का हमें कुछ लेना देना नहीं है 10th में। ठीक है, एक आधा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें लेना देना है, नहीं तो नहीं है। अब हमारे पास सिमिलैरिटी के कितने क्राइटेरियाज हैं? तो सिमिलैरिटी के टोटल, एक है ट्रिपल ए जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ी नहीं थी, फिर है डबल ए, फिर है ट्रिपल एस, और फिर है एस एस। तो हमारे पास 4 है, बट याद रखना है हम ऊपर वाला यूज ही नहीं करते हैं। तो ये एक ना के बराबर है। तो मेनली तुम्हारे पास कितने क्राइटेरियाज हुए? सिर्फ 3 क्राइटेरियाज हुए। इन 3 क्राइटेरियाज को यूज करके हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। अब तुम कहोगे पहले और दूसरे में फर्क क्या है? सपोज यहाँ पे देखो, ये दो डायग्राम है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एक लाइन, तो इसका मतलब ये एक लाइन को इक्वल है, तो ये कह रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। यहाँ पे दो लाइन है तो ये दो वाले लाइन के साथ इक्वल होगा, तो इन्होंने मुझे बताया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है। अगर मेरे दो एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली थर्ड ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल आएगा ही आएगा। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ उसको प्रूव करने में? तो अगर जब मेरे दो एंगल से काम चल रहा है तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल बन भी जाएगा, तो हम उसको दिखाते नहीं बैठेंगे। तो मैं सीधा क्या लिखूंगी, देयरफॉर ए बी सी। अब तुम कहोगे नेमिंग कैसे मैटर करता है? ए जिसके साथ इक्वल था ना वही आगे आएगा, तो डी आएगा। बी किसके साथ इक्वल था? ई, तो बी के पोजीशन पे ई ही आएगा, और रिमेनिंग लेटर ऐसे रह जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर को हम बस ऐसे डंडी दिखाते हैं, मतलब जो हम कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर दिखाते थे ना, तो नीचे की दो लाइन छोड़ दो और बस ऊपर की बनानी है अब तुम्हें। तो मैं कहूंगी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और किसकी सिमिलैरिटी से? ए सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो ये है, तो इसलिए हम ट्रिपल ए दिखाते ही नहीं हैं। अब डबल ए से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फिर रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन होगा, अब अपने दिमाग में बिठा लो, 90% क्वेश्चंस में हम ए सिमिलैरिटी यूज करेंगे। 90%, सिर्फ 10% है जिसमें कभी ट्रिपल एस लगेगा कभी एस लगेगा। 90% में सिर्फ तुम्हारे दो एंगल्स इक्वल दिखाने से ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। समझ में आ गया है? तन्वी बोलो। मैम मेरे को दो चीज पूछनी थी यहाँ पे कि पहले एंगल ए और एंगल डी इक्वल हैं, तो हम्म। इसका मतलब बी ए अपॉन ए सी ई डी अपॉन डी एफ के प्रोपोर्शन मतलब इक्वल हैं दोनों। पहली बात तो इसमें साइड्स कोई भी इक्वल नहीं, साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो तुम कहोगे मैम प्रोपोर्शनैलिटी लिखनी कैसे होती है? जो तुमने ये ट्राइंगल्स के नाम बनाए ना, इनसे प्रोपोर्शनैलिटी लिखनी। ए बी है, ए बी के साथ कौन सी साइड दिख रही है तुम्हें? डीई, तो मैं लिखूंगी ए बी अपॉन डीई। फिर बी सी, बी सी के साथ कौन सा नाम दिख रहा है अदर साइड तुम्हें? ई एफ, तो बी सी हम्म। और ई एफ का रेशो भी सेम है। और लास्ट में फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड, तो कौन आएगा? ए सी अपॉन डी एफ। तो हम लिखेंगे ये सारी साइड्स मेरी प्रोपोर्शंस हैं। अब तुम कहोगे मैम ट्रिपल एस और एस एस तो आपने बताया नहीं। ए तो मैंने समझा दिया कि तुम्हें कोई भी दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, उससे तुम्हारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और 90% ऑफ द क्वेश्चंस में हम वही कोशिश करेंगे। अब तुम कहोगे ट्रिपल एस, ट्रिपल एस तो देखो तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चंस में हमें ऐसा क्राइटेरिया दिया गया है कि भैया ए बी ई एफ के साथ प्रोपोर्शन है, ए सी डी एफ के साथ प्रोपोर्शन है, और जो बी सी है वो एस ई के साथ प्रोपोर्शन है। तो क्वेश्चन में वो क्राइटेरिया ऐसा बना के देंगे हमें कि मैं इनका रेशो लूं तो ये प्रोपोर्शन में आएंगे, और जब भी तुम्हारे तीनों साइड्स प्रोपोर्शंस हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल एस से। तो ये रेयरली होगा, मतलब अगर क्वेश्चन में क्राइटेरिया दिया है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बचा एस एस, एस एस में क्या है, जो भी दो साइड्स प्रोपोर्शन है उनका बीच का ही एंगल होना चाहिए। तो ये जब अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब मैं प्रॉपरली समझा पाऊंगी, अभी ना इनकी बिना क्राइटेरिया समझाना डिफिकल्ट है ना। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा उसमें मैं ढंग से समझाऊंगी कि देखो यहाँ पे ट्रिपल एस लगा है, यहाँ पे एस एस लगा है, और कैसे लगाना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। अब देखो इसमें तुम्हें ढूंढना है, अब देखो इसमें नेमिंग मैटर करती है। जैसे तुम देख रहे हो ये दो ट्राइंगल्स है,
ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? हाँ है। कैसे हैं? तो तुम देख रहे हो इनके सारे एंगल्स इक्वल है। ये 60 60 के साथ इक्वल है, ठीक है, ये इसके साथ इक्वल है। 80 वाला 80 के साथ इक्वल है, और 40 वाला 40 के साथ इक्वल है। अब नेमिंग कैसे देनी वो सुन लो। पहले मैं एक ट्राइंगल का अपने आप नाम दे दूंगी, जैसे मैंने बताया ना, मैंने ABC लिख दिया पहले वाले का। अब मुझे बताया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बट ए का एंगल किसके साथ इक्वल था, तो उसके पोजीशन पे वही नाम आएगा, तो P आएगा। बी किसके साथ इक्वल है? Q के साथ है, मतलब 80 80 है ना, तो यहाँ पे Q आएगा। और C किसके साथ इक्वल है? R के साथ है। तो मैं कहूंगी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी ए सिमिलैरिटी, क्योंकि इन्होंने तीनों एंगल्स बता दिए मुझे, तो इसलिए हमने AAA लगा दिया। बट अगर दो ही एंगल दे रखा है तो AA से भी काम चल जाता है। समझ में आया? तो तुम लिखोगे फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर बाय AAA सिमिलैरिटी। बोलो तन्वी। मैम पर इसमें हमें हमें थोड़ी ना पता है कि प्रोपोर्शन सेम है, तो आप उसको सिमिलर कैसे बोल रहे हो? क्राइटेरियाज में तुम्हें ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है तो तीन मैंने बताया ना, इन तीनों में से एक ही तो कंसेप्ट लगाना है। आइदर तुम एंगल्स का लगाओ, SAS का लगाओ, SSS का लगाओ। तो मैंने एंगल्स वाला कंसेप्ट लगा के सिमिलर दिखा तो दिए। इन्होंने खुद कहा ओके। है ना, जब भी तुम तीनों एंगल या दो एंगल्स इक्वल दिखा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा ट्राइंगल सिमिलर है। और मैम एक और चीज, जैसे इसमें तीन दे रखे हैं, हम क्या दो से भी बता सकते हैं क्या? अब जैसे इन्होंने तीनों बताए तो फिर हम तीनों से काम चलाएंगे। जैसे तुम्हारे नीचे क्वेश्चंस है ना ऐसे वाले, इनमें दो दो से ही काम चलेंगे। जब इन्होंने दो का ही कंडीशन दे रखा है, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आएगा, एक्चुअली मैंने बताया ना, जैसे ये वाला है, इसमें हम AA से ही दिखाएंगे। तीसरा हम कैसे बताएंगे Q इक्वल है? तो जब हमें दो का ही कंडीशन दे रखी कि दो एंगल्स कैसे तैसे इक्वल बन रहे हैं, तो हम दो का लगा के ही समझाएंगे, हम तीसरा यूज ही नहीं करेंगे। बट जब ऐसे वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें उन्होंने जितने बता रखे सब लगाना है फिर। समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट का तुम्हारा आंसर ये है। अब सेकंड पार्ट में देखो। अब यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बताया, कोई भी एंगल, तो डेफिनेटली मैं ये दो ट्राइंगल्स किससे सिमिलर दिखाऊंगी? SSS से। SSS के लिए तुम्हें तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो तुम्हें खुद ढूंढना है, कल मैंने समझाया था ना, कि तुम्हें चेक करना है कि कौन सा रेशियो सेम आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? हाफ। 3 को 6 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? हाफ। और 2.5 को 5 से डिवाइड करूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? हाफ। तो मैंने खुद ढूंढे इनके साइड्स प्रोपोर्शन। तो मैं लिखूंगी AB/QR। AB की वैल्यू 2, QR की वैल्यू 4, तो ये आ गया हाफ। फिर BC/PR। BC की वैल्यू है 2.5, नीचे है 5, तो ये आ जाएगा 25/50, तो ये कितना आ गया? हाफ। फिर हम लिखेंगे AC/PQ, तो ये आ जाएगा 3/6, विच इज अगेन हाफ। अब हम लिखेंगे देयरफॉर AB/QR इज इक्वल्स टू BC/PR इज इक्वल्स टू AC/PQ। और फिर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC। अब देखो यहाँ पे नेमिंग मैटर करती है, पहला ट्राइंगल तो खुद ही लिख दो ABC। अब तुम्हें खुद इनकी पोजीशंस देखनी है, AB किसके साथ प्रोपोर्शन में था? QR। तो यहाँ पे QR आएगा, मतलब तुम्हारा PQR नाम नहीं चलेगा, तुम्हें AB के नीचे जो है वही उसके पोजीशन पे आना चाहिए। फिर BC के साथ PR आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? BC ये रहा और PR ये रहा। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, और क्यों सिमिलर है? तो मैं लिखूंगी SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इससे सिमिलर हो गया ये। मैम मेरे को लास्ट वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कर दो। नेमिंग तुम्हें, पहले ट्रायंगल की नेमिंग तो खुद ही लिख लो, जैसे मैंने लिख दी ABC ट्रायंगल है। फिर AB किसके साथ प्रोपोर्शन में था? यहाँ पे देखो ना, हमने किसको चूज करा है? QR। तो AB के साथ QR ही आना चाहिए उसके पोजीशन पे। तो फर्स्ट टू पोजीशन पे AB है, तो यहाँ पे फर्स्ट टू पोजीशन पे उसी के नीचे के लेटर्स आने चाहिए, तो QR आएगा। और रिमेनिंग थर्ड लेटर को वहीं पे लिख दो। ओके मैम। अब तुम्हें अद्विक समझ में आया? क्लास 8 में SSS वॉज डिफरेंट। हम तीनों साइड्स को इक्वल लिखते थे, अब इक्वल नहीं लिखना है, प्रोपोर्शन में लिखना है। मैम जो प्रोपोर्शनल में है उन्हीं का ही नेम लेते हैं। हाँ, तो इसमें नेमिंग तुम्हारे मन से नहीं चलेगी,
नेमिंग हमें प्रोपोर्शन से लिखनी पड़ती है कि प्रोपोर्शन की पोजीशन पे कैसे नाम्स आ रहे, लेटर्स आ रहे हैं, उसी तरीके से ट्राइंगल का नाम बनाना है। तो पहला तो हम अपने आप लिख देते हैं और दूसरा वाला फिर हमें सोच के लिखना है, ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में देखो, क्वेश्चन 3 में तुम्हारा कोई प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है, ना एंगल्स इक्वल दे रखे, और तुम कैसे भी रैंडमली चेक कर लो, कोई भी साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम थर्ड में लिखेंगे दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आया क्यों नहीं सिमिलर है? क्योंकि एंगल्स तो बता ही नहीं रखे हैं, और साइड तुम कोई भी किसी को भी एक दूसरे के नीचे डिवाइड करके देख लो, कभी भी सेम रेशो नहीं आएगा, तो इसलिए ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में तुम्हें एंगल 70 दे रखा है, ये 70, ये 70 है। अब उसी के साइड में वैल्यूज दे रखी, तो अब जो अद्विक तुम कह रहे थे ना, ये एस है। तो यहाँ पे अब तुम्हें खुद रेशो डिसाइड करना है कि किसको किसके नीचे लिखोगे तो तुम्हारा सेम रेशो बनेगा। तो मुझे दिख रहा है कि जब मैं 2.5 के नीचे 5 लिखूंगी तो मेरा 1.5 रेशो आएगा, और 5 के नीचे 10 लिखूंगी तो भी 1.5 आएगा। तो पहले मैं यही टीचर को दिखाऊंगी, mn अपॉन पी क्यू is equals to 2.5 upon 5, तो which is 25 upon 50 which is half। फिर हम लिखेंगे ml upon qr, अद्विक तुम सुन रहे हो, 5 upon 10 which is half। ठीक है, अब इनके बीच का ही एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल m is equals to एंगल q, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70। याद रखना है, तुमने जो साइड्स प्रोपोर्शन दिखाई उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ही एस लगेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल एम एन एल, मैंने नाम लिया है। ठीक है, पहले वाले का मैं रैंडमली लिख देती हूँ। अब सेकेंड वाले का देखो, एम एन के पोजिशन पे कौन आएगा, एम एन के पोजिशन पे पी क्यू आएगा। अब देखो, जब तुम्हें एंगल्स मेंशन होते हैं ना, तो भी ढंग से देखना है, एम किसके साथ इक्वल था, एम क्यू के साथ इक्वल था, तो तुम्हें एम की जगह क्यू ही लिखना है। तो यह पी क्यू नहीं चलेगा, इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा, मुझे क्यू पी लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा क्यू पी आर। और अब मैं लिखूंगी एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। मैम बोलो। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्यू आर अपॉन एम एल कर दें? 2 हो जाएगा फिर, 2:1। वो फिर तुम्हारी मर्जी है, मैं छोटे से बड़े ट्रायंगल में जा रही हूँ, तुम बड़े बड़े से छोटे में आ रही हो। और मैम अगर हम लोग एस लगा रहे हैं तो हमें एंगल भी देखना पड़ेगा उसका। जैसे अगर हाँ, मैंने लेट से मैंने एम एल एन लिया हुआ ट्राइंगल, तो एम एल 5 आ जाएगा। मतलब एम एल का क्या है, एम एल अपॉन क्यू आर, तो पहले एम एल एन है तो फिर वो क्यू आर आएगा, पर जो एन एल है। अगर एंगल्स के वैल्यूज मेंशन है तो तुम्हें एंगल्स को भी चेक करना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आने चाहिए जो जो जिसके साथ इक्वल है। अब जैसे क्वेश्चन फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में तुम्हें दिख रहा है कि 2.5 किसके साथ हाफ बनाएगा, 5 के साथ, और 3 किसके साथ बनाएगा, 6 के साथ। बट इन दोनों, यहाँ तो इन दोनों के बीच का ही एंगल है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और ये है ही नहीं। तो हम लिखेंगे दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आया, उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। तो तुम देख रहे हो एबीसी में 80 का पोजीशन गलत है, तो ये सिमिलर हो ही नहीं सकते, भले इनके साइड्स प्रोपोर्शन है दो। तीसरी तो बता ही नहीं गई, तो तीसरी हमें क्या पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और एंगल उनके बीच का है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एस एस नहीं लग सकता। समझ में आया? इसमें कुछ बच्चे ना एंगल्स की वैल्यू अलग अलग देख के सीधा लिख देंगे दे आर नॉट सिमिलर। नहीं, यहाँ पे देखो ना, अलग अलग वैल्यूज दिए, तो पहले क्या करा करो, जब दो अलग अलग वैल्यूज है ना, तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया करो। तो तुम्हारा एंगल पी कितना बनेगा, 70 बनेगा। समझ में आया? अब देखो, तुम सारी वैल्यू सारे एंगल सेम है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हम कहेंगे ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब नेमिंग कैसे देनी, डी के साथ पी आएगा, 70 70 के साथ आना चाहिए, तो यहाँ पे पी आएगा। फिर ई किसके साथ इक्वल है, क्यू के साथ इक्वल है, और एफ किसके साथ इक्वल है, आर के मैम साथ इक्वल है। हम्म।
मैम हम लोग जैसे इनको इक्वल लिख रहे हैं तो हम इसमें गिवन लिखेंगे ना, गिवन रीजन हाँ, होगा। देखो जनरली क्वेश्चन ये सॉल्विंग के लिए आता ही नहीं है। इस साल मैंने दिखाया ना, बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन था एमसीक्यू में। तो ये सॉल्विंग के लिए नहीं आएगा, आएगा तो तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह में ही आएगा। तो उसमें हमें कहाँ स्टेप्स लिखने होते हैं। तो इसमें बस तुम्हें पहचानना है कि रेशियोज किसका किसके साथ है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इसका इसके साथ सेम है, 6 और 12 का सेम है, और 3.8 का 7.6 के साथ सेम है। तो इन्होंने बस एंगल्स की पोजीशन मांगी, तो मैं कहूंगी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। अब ए बी किसके साथ सिमिलर है, पोजीशन देखो, ए बी ये रहा, तो ए बी किसके साथ इक्वल आएगा, आर क्यू के साथ। ठीक है। और फिर ए सी किसके साथ सेम आ रहा है, ए सी ये रहा, और यहाँ पे ए सी पी आर के साथ सेम है, तो यहाँ पे ये आ गया। और बी सी किसके साथ इक्वल आ रहा है, पी क्यू के साथ, तो आ गया। अब मैम एक क्या है, मिनट, एसी तो पीआर के साथ सेम है ना, तो हम्म, फिर वहां पे तो क्यूपी लिखा हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, सो समझ आ गया, फर्स्ट और सॉरी। थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। अब बस तुम्हें एंगल सी की वैल्यू बतानी थी। तो एंगल सी किसके बीच में आ रहा है, 3√3 और 6 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे 6√3 और 12 के बीच में आएगा, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी। तो पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसकी निकालेंगे, 40 निकलेगी, तो वही इसकी वैल्यू होगी 40। ठीक है, देखो पोजीशन वाइज आ गया ना, एंगल सी और एंगल पी इक्वल है, तो जो भी पी की वैल्यू वो सी की वैल्यू बनेगी। मैम पीआर और आरपी तो सेम है ना? हाँ, नेमिंग में उल्टा पुल्टा चल जाता है, ए बी क्या है बी ए क्या है, सेम ही चीज है। ठीक है। अब है क्वेश्चन 2। अब देखो क्वेश्चन 2 में ना आधे लोग अल्टरनेट एंगल्स पता ही ना क्या क्या लगाने बैठ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स लगाएंगे, कोई इंटीरियर लगा देंगे, और वो लगा देंगे करस्पॉन्डिंग। देखो भले ही दिखने में तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा ये अल्टर जेड का शेप बना रहा है, जैसे ये ऐसे बना रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, डायरेक्टली इसको 70 लिख देते हैं। याद रखना है तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे तभी लगेंगे जब तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ लाइंस पैरेलल बताई है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लाइन पैरेलल नहीं बताई है, तो भले ही तुम्हें वो कितना भी लग रहा होगा तो भी हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट तभी वैलिड है जब तुम्हारे पास लाइंस पैरेलल है, तुम्हारे पास हम लाइंस। वर्टिकली अपोजिट एंगल से लगा ही सकते हैं ना। हाँ, वो तो कहीं पे भी लग जाता है, वर्टिकली के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वही तो मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ इन तीन के लिए कंडीशन है। ये तीनों तभी लगा सकते हो जब तुम्हारे क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल मेंशन्ड है, अगर नहीं मेंशन्ड है तो तुम नहीं लगा सकते। तो तुम और मैम हम यहाँ हाँ, लीनियर पेयर लगा सकते हैं? हाँ लीनियर पेयर वर्टिकली ऑपोजिट कहीं पे भी लग सकता है। मैम डीओसी हम लीनियर पेयर से निकालेंगे क्या? हम्म, पहले आप देखो इनकी वैल्यूज मेंशन्ड है तुम्हें, बीओसी की, सीडीओ की। अब तुम्हें डीओसी मांगा है, और डीसीओ मांगा है, और ओएबी मांगा है। अब पहले ना हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, डीओसी की। तो हम लिखेंगे एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, लीनियर पेयर एंगल। तो किसी एक ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स निकाल लो, फिर मैं समझाऊंगी कैसे करना है। तो हम यहाँ पे डीओसी की वैल्यू डाल देंगे, डीओसी हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा डीओसी प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल डीओसी कितना आ गया, 180 माइनस 125, तो ये 5 आ गया, 7 - 2 ये 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 55 आ गई। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से इसकी निकाल लो, तो हम कहेंगे एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 माइनस 55, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 5 125, तो ये भी कितना आ गया, 55 आ गया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 55। अब तुम्हें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, सेकेंड ये और तीसरा, तीसरा तो नेमिंग से ही आएगा ना। हम कहेंगे ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी है। अब मुझे ओ ए बी की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे गिवन है ओ ए बी। तो ओ ए बी है तो क्या नाम आएगा तुम्हारा, ओ सी डी। अब ओ सी डी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 55, तो ये 55 हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे अभी के लिए CPST लिख लो, बट पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो फुल फॉर्म लिख लेना, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ में आ गया? इसको मैम लिस्ट, अगर एंगल्स पे क्वेश्चन है तो CAST लिखना पड़ेगा क्या? हाँ फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब याद देखो प्रूफ में तुम्हें OA ये है, OC ये है, OB ये है, OD ये है, तो ये साइड्स कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं? देखो एक इस ट्राइंगल में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो हमें इन दोनों में सिमिलैरिटी दिखानी है। तो मैं क्या कहूंगी, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये तुम्हें पता है कि AB इज पैरेलल टू CD दे रखा है, तो डेफिनेटली मैं अल्टरनेट एंगल्स वाला कंसेप्ट लगा सकती हूँ। तो मैं कहूंगी एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ठीक है, फिर मैं कहूंगी कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। दोनों का रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स आएगा। ठीक है, और फिर तुम्हें दिख रहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्या रीजन आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सॉरी ट्रिपल ए है ये। ठीक है, 3 बार एंगल्स दिखा दिए ना, तो ट्रिपल ए हो गया। अब मैं इनकी प्रोपोर्शनैलिटी लिखूंगी, AO के नीचे कौन आएगा, CO, फिर OB के नीचे कौन आएगा, OD, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे CPST। और यहाँ पे हम CPST लिखने के बजाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब क्वेश्चन 4 में अब गिवन में क्या आएगा, हमें दो साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शन में दी है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव हमें करना है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अब देखो तुम्हें दो साइड्स प्रोपोर्शन में दी है, तो डेफिनेटली कौन सा क्राइटेरिया लगेगा पता है, SAS लगेगा। तो बस तुम्हें वो पहचानना है कि कैसे लगेगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल इन्होंने खुद ही बता रखे, तो वही ट्राइंगल चूज करना है। तो मैं कहूंगी इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, तो हम यही चीज लिख देंगे, हम कहेंगे QR अपॉन, अच्छा अब यहाँ पे देखो QR, पहले इनको देख लो, QR ये है, ये पूरा है, QS ये वाला है, और QT पूरा वाला है, और PR बोला है, PR तो इधर है, PR नहीं चाहिए मुझे, PR की जगह कौन चाहिए था, PQ चाहिए था। तो पहले हम यही लिखेंगे इसके बजाय, इन ट्राइंगल PQR, तुम्हें दिख रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 का ऑपोजिट साइड कौन है, PR, एंगल 2 का ऑपोजिट साइड कौन है, PQ। हम लिखेंगे ये तो गिवन है और ये दोनों इक्वल है, तो इसका रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन है। अब हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम कहेंगे QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR है। अब हम इस PR को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये भी गिवन है मुझे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ हो जाएगा, और इसको 2 कह देंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हमने 1 से वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है यहाँ पे। अब तुम सिमिलैरिटी दिखाओगे, तुम कहोगे इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, हम कहेंगे कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। टीचर को हम कहेंगे कि हमने 2 में इनको रिप्लेस कर दिया, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तुम देखो कि इन्हीं के बीच के एंगल्स भी इक्वल है, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 है, इन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉमन एंगल आ जाएगा। देखो हमने ये छोटा रेड अपॉन बड़ा रेड, फिर छोटा रेड अपॉन बड़ा रेड, और इन्हीं का बीच का एंगल है,
तो हम कहेंगे therefore triangle PQS similar to triangle TQR by AA by SAS similarity। ठीक है, और यही हमें करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो हमें कुछ डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेगी। एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे पहले पी क्यू आर। इन्होंने बताया है एस पी आर पे है तो यहाँ पे एस आएगा, और क्यू आर पे टी है, ये टी आ जाएगा। अब इसको ज्वाइन करो ऐसे, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि एंगल पी और आर टी एस इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो चाहे इनको नंबरिंग दे दो फिगर में 1 और 2। क्लियर है। अब हम लिखेंगे गिवन। गिवन में एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS है। प्रूव हमें ये करना। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें साइड के बारे में कुछ बता रखा है, गिवन में नहीं बताया ना, तो डेफिनेटली हम इसमें क्या दिखाएंगे, एंगल एंगल दिखाएंगे। इसमें साइड वाला तुम्हारा सिमिलैरिटी आ ही नहीं सकता। तो अब हम आएंगे प्रूफ में। हम यही ट्राइंगल्स वापस से लिखेंगे, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। अब देखो मुझे तो एक ही एंगल के बारे में मेंशन करा गया है, हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, गिवन है मुझे। अब यहाँ पे देखो तुम कहोगे सेकंड क्या है, सेकंड के लिए दो क्राइटेरिया है, आइदर कॉमन एंगल होगा या राइट एंगल होगा। तुम्हें चेक करना पड़ेगा, राइट एंगल भी नहीं दिया है तो डेफिनेटली मेरा सेकंड एंगल इसमें क्या होगा, कॉमन एंगल होगा। तो दोनों में कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है तुम्हें, एंगल आर। तो हम लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, और रीजन हम क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। ठीक है, याद रखना है ए में एक वो हमेशा एक ही क्राइटेरिया वो देते हैं, एक की हमें पहचाननी होती है। तो चांसेस ये हैं कि जनरली कॉमन एंगल होगा या 90 डिग्री होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैम आपने आर दोनों की नेमिंग से ढूंढा है? नेमिंग से कह लो या देखने से कह लो, वैसे तो नेमिंग से इजी है, दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है वो कॉमन एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जनरली सेकंड के लिए। हाँ, और यही हमें प्रूव करना था, यही आंसर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रुएंसी दी गई है, इन ट्रायंगल ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब देखो ABE कौन सा है, ये वाला है। हाँ, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ABC है। सॉरी, ACD है ये वाला। हाँ, तो इसमें एक ही तो सेम आ रहा है, उसके अलावा कोई सेम नहीं आ रहा है, बट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैं साइड का रेशियो निकालूंगी, तुम कहोगे कैसे निकालोगे, वो मैं बताती हूँ। मैं कहूंगी ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये गिवन है। तो क्या तुम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा सकते हो, AB किसके साथ इक्वल आएगा, नाम से देखा करो, AB किसके साथ इक्वल आएगा, AC के साथ इक्वल आएगा। BE का कुछ काम नहीं है, CD का कुछ काम नहीं है, उसको छोड़ो। दूसरा साइड तीसरा कौन सा बचा, AE। तो हम लिखेंगे AE किसके साथ इक्वल है, AD के, और इन दोनों को रीजन क्या आएगा, CP CD आएगा। अब इन्हीं का रेशो ले लो, मुझे AB के साथ किसका रेशो लेना है, AD का। तो मैं इसको उल्टा पुल्टा लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी, AD इस साइड लिखूंगी और AB उस साइड लिखूंगी, AD इज इक्वल्स टू AE। अब हमें बस इनको डिवाइड करना है, तो हम कहेंगे देयरफॉर AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। 1 का तो कुछ काम है नहीं, तो इसको हटाओ, इसको 1 लिख दो। सबको समझ में आया मैंने जो करा, पहले मैंने इनको इक्वल दिखा दिया। सपोज मैं कह रही हूँ AB मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो AC भी कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब मैं कह रही हूँ AD 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब AE भी कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ।
अब इनका रेशो लो, कितना रेशो आ रहा है, 2/5 2/5 आ रहा है, तो इसलिए इनका साइड्स कैसे हो गए, प्रोपोर्शन हो गए। ये मैं अपने मन से ले रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ऐसे कुछ नंबर्स चलेंगे नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए ये इक्वल हो गए। अब इन्हीं का बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तो इनका बीच का एंगल कौन है, एंगल ए है, जो कि कॉमन एंगल है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। पहले हम ये साइड्स प्रोपोर्शन में लिखेंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और हम कहेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन एंगल। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और बस यही प्रूव करना था हमें। अब देखो क्वेश्चन 7 में क्या तुम्हें साइड्स के बारे में कुछ भी मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है, तो सारे के सारे ना तुम्हारे AA से सॉल्व होंगे सारे, ठीक है। बस तुम्हें ये पहचानना है कि कौन से दो एंगल्स इक्वल है, बस इस पे मेहनत करनी है तुम्हें। तो गिवन में हम लिखेंगे AD एंड CE एल्टीट्यूड्स। सबको पता है ना, एल्टीट्यूड्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम कहेंगे आर एल्टीट्यूड्स, बस इतना ही लिख देंगे। प्रूफ में ये 4 पार्ट्स है, तो मैं लिखते नहीं बैठ रही क्योंकि जगह ऑक्युपाई हो जाएगी मेरी, ठीक है। ये चारों पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं, तो हम पहले पहला प्रूफ में जाएंगे। तो पहला है इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। AEP ये रहा, CDP ये रहा, तो इसमें दो एंगल्स बताओ, एक तो 90 है, हाँ हाँ, एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और दूसरा तुम लिखोगे एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP AA सिमिलैरिटी। हाँ, तो ये तो फर्स्ट हुआ। अब ऐसे ही हम सेकेंड वाला प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। अब इसमें ये कौन से हैं फिगर में मार्क कर लो, ABD तो ये पूरा वाला है, ये पूरा ABD, ठीक है, और दूसरा है CBE, तो उसी में ये स्टैंडिंग ट्राइंगल है तुम्हारा, हाँ ठीक है। तो पहला हम 90 वाला लिख लेते हैं, और याद रखना है जब भी जैसे ये जो 90 है ये दोनों साइड में आ रहा है, तो ये 3 लेटर्स में लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एंगल E एंगल D 90 लिखोगे मार्क्स कटेंगे तुम्हारे, तो पूरे लेटर्स लिखने पड़ेंगे हमें। तो ABD में कौन 90 है, ADB 90 है, और CBE में कौन 90 है, CEB 90 है, ठीक है। और दूसरा हम कहेंगे, अब मैं B को अकेला लिख सकती हूँ क्योंकि B का कोई पार्टीशन नहीं है, तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P है, इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। इन अलग ही कलर ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है। AEP ये रहा, ADB ये पूरा है, ये वाला, ठीक है, टिक, और ये वाला है। अगेन इसमें एक एक 90 और कॉमन एंगल क्या दिख रहा है तुम्हें, A दिख रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल। Therefore, triangle AEP is similar to triangle ADB by AA similarity criterion। अब चौथा ये बचा है PDC ये रहा, और BEC ये रहा,
ये पूरा वाला, ये पूरा पड़ा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे कि PDC तो 90 है, तो एंगल BEC भी 90 है। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल है। Therefore, triangle PDC is similar to triangle PEC by AA similarity। तो मैंने बताया ना, आइदर कॉमन एंगल या 90 डिग्री देखना है। एक वो हमेशा इक्वल बता देते हैं क्यों इक्वल है, दूसरा हमें ढूंढना होता है। तो इसमें तो दोनों ही हमें ढूंढने पड़ रहे हैं कि एक 90 एक इक्वल है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कोई इक्वल मेंशन ही नहीं कर रखा था। तो ये देखो, पहले मैं बता रही हूँ 10th इज टू मच। डिफिकल्ट से ज्यादा मैं कहूंगी बहुत कुछ है करने के लिए, कितना भी कर लो कम पड़ेगा तुम्हें। तो मेहनत तुम्हें, और रिपीटेशन होने का टाइम नहीं है। अब जो ये चैप्टर्स मैं करा रही हूँ इनको मैं रिपीट करा ही नहीं पाऊंगी वापस से, तो इसलिए तुम्हें वो साथ ही साथ प्रिपरेशन परफेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन ना बोर्ड में कई बार आया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। लाइक मैं स्कूल वाइज नहीं बता रही हूँ, बट बोर्ड में मैंने इसको कई बार देखा है क्वेश्चन को। अब इसमें तुम्हें खुद डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ABCD। अब देखो, किसी की डायग्राम कुछ बनेगी, किसी की डायग्राम कुछ बनेगी। क्यों? क्योंकि नेमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने क्या बताया था, मैं नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करती हूँ, तो मैंने ABCD लिख दिया। अब इन्होंने कहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD को मुझे एक्सटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले देख लो डायग्राम कैसे बन रही है, सुन लो। तो यहाँ पे ये E बन रहा है, इन्होंने कहा है AD को आगे प्रोड्यूस करो और उसको E पॉइंट को। अब इन्होंने कहा है BE इंटरसेक्ट CD एट F, तो ये कह रहे हैं कि BE को ज्वाइन करो। तो मैं ऐसे ज्वाइन करूंगी तो ये ऐसे होगा, और जहाँ पे ये CD को टच कर रहा है वहां पे तुम्हें क्या नाम देना है, F नाम देना है। सबको डायग्राम कैसे बनी है समझ में आया? अब हम गिवन में यही लिखेंगे कि ABCD इज पैरेललोग्राम। और प्रूव हमें क्या करना है, ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। अब कुछ बच्चे कहेंगे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखो, एक्सटेंड करा, ये करा, ज्वाइन करा। कंस्ट्रक्शन हम जो कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन होता है, जो जो इन्होंने खुद क्वेश्चन में हमें बता रखा है वो थोड़ी कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। कंस्ट्रक्शन वो होता है कि क्वेश्चन में नहीं बताया, तुम्हें खुद सोच के बनाना पड़ रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन में ये नहीं इंक्लूड होगा, सीधा प्रूफ स्टार्ट होगा। अब देखो, तुम्हें कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने, तुम्हें साइड के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है, तो अगेन तुम ए से इनको सिमिलर दिखाओगे। तो एक मेरा है ABE, ये पूरा वाला, ठीक है, जो ये रेड से मांग रहे हैं, और दूसरा है CFB, तो ये वाला। हाँ, नहीं अलग ऐसा कुछ नहीं था। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब मैं कहूंगी ये जो एंगल है ये वाला एंगल 1, 2 इधर होगा, ठीक है, ये 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और फिर हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। Therefore, triangle ABE is similar to triangle CFB by AA similarity criterion। बस इतना ही प्रूव करना था। मैम इसको हम बी से तो प्रूव कर सकते हैं ना, इससे बी को एंगल लेकर, कॉमन एंगल। नहीं, दोनों में B का कॉमन है। मैम उसमें नेमिंग में आ रहा था। पार्टीशंस है, B के पार्टीशंस है ना। जब वो C होता जैसे दोनों के नाम में, तो C कॉमन था ना, क्योंकि C अकेला है। या एक दो बार होता तो एक चलेगा, B के पार्टीशंस है। मैम पार्टीशन, हाफ होता है तो नहीं आता है। हाँ, पार्टीशन कभी कॉमन एंगल में नहीं आएगा। देखो, जिसको बहुत सिस्टमैटिकली लिखना है आधा मार्क भी ना कटे, क्योंकि देखो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। तुम ज्यादा ज्यादा यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि कैसे अल्टरनेट एंगल्स बने। तो तुम लिखोगे ना AE is parallel to BC and BE is transversal। कुछ की टीचर्स हैं जो कि बहुत
कहेंगे कि भैया ऐसे कैसे ट्रायंगल लिख दिया, तो तुम्हें फिर बताना पड़ता है कि कौन पैरेलल्स हैं जिसकी वजह से ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए हैं। अब 9th क्वेश्चन देखो। अगेन तुम्हें ना इसमें कोई साइड्स के बारे में नहीं बताया, तो डेफिनेटली ये किससे सॉल्व होगा, ए से होगा। और ये जो उसका रेशो दिख रहा है ना, दिस इज सीपीएसटी, वो उसी के उससे हम कंक्लूड कर देंगे। पहले हम सिमिलर दिखाएंगे, फिर हम सीपीएसटी से इनको लिख देंगे, ठीक है। तो गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव हमें करना है दो पार्ट्स, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, और सेकंड है CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। अब आते हैं हम प्रूफ पे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। अब यहाँ पे कौन सा एंगल्स 90 है, तो ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा दिख रहा है, A। तो हम लिखेंगे एंगल A कितना हो गया, कॉमन एंगल हो गया। तो therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by AA similarity criterion। अब इनका CPST लिखो। AB के नीचे कौन आना चाहिए, AM। BC के नीचे कौन आना चाहिए, MP। और AC के नीचे कौन आना चाहिए, AP। और यहाँ पे CPST, ठीक है। तो हम लिखेंगे therefore BC upon MP is equals to AC upon AP, hence proved। देखो CD and GA are respectively the bisectors of angle। फोन में क्या चल रहा है, ACB and EGF। पहले यहाँ पे डायग्राम बनाना सीख लो। ACB बोला है इन्होंने, तो पहले मैं ACB बनाऊंगी। इसका एंगल बाइसेक्टर कौन बता रखा है तुम्हें, CD बता रखा है। तो ये ऐसे आएगा CD, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये ऐसे कह रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब सबको पता है ना कि ये एंगल्स इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब कि अगर हम इसको नंबरिंग दे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे तुम्हारे, इक्वल होंगे। सेम वे दूसरा बनाओ EGF। अब हमने EGF बनाया, अब इसका एंगल बाइसेक्टर कौन बता रखा है, GH। तो हमने ऐसे बनाया और इसको ज्वाइन कर दिया H। तो यहाँ पे जो एंगल 3 है वो एंगल 4 से क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि GH उसका एंगल बाइसेक्टर है। और तुम्हें यहाँ पे बता रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो गिवन में हम लिखेंगे ABC is similar to triangle FEG and CDGH are angle bisectors of angle ACB and angle EGF respectively। ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव में अगेन हमें 3 पार्ट्स करने, मैं नहीं लिख रही क्योंकि मैं एक जगह वो एक्चुअल डायग्राम ऊपर हो जाएगी और मैं मुझे सॉल्विंग में प्रॉब्लम आएगी। अब आते प्रूफ पे। अब ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार सुन लो, मतलब बाद में लिख लेना क्योंकि फिर तुम्हें बाद में समझ में नहीं आएगा। अब तुम कहोगे कैसे हमें सिमिलैरिटी दिखानी है। पहले तो तुम्हें ये दिया गया है, तो पहले इसको लिख के इसके तीनों एंगल्स इक्वल बताओ। हम कहेंगे ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, इसको गिवन लिख देंगे और इसके तीनों एंगल्स इक्वल है। एंगल A किसको इक्वल है, एंगल F को पोजीशन से लिखना है। B किसको इक्वल है, E को इक्वल है। और C किसको इक्वल है, G को इक्वल है। ठीक है। अब देखो वैसे तो C ये रहा G के साथ, A E के साथ। अब A E के साथ नहीं है, A किसके साथ है, F के साथ है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, नाम से देखने से इक्वल एंगल्स नहीं लिखना है, जो ट्राइंगल्स के नाम मेंशन्ड है उससे लिखना है तुम्हें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। अब यहाँ पे देखो, पहले इसको नहीं प्रूव कर सकती मैं क्योंकि ये ऑब्वियसली किसी ना किसी का क्या होगा, CPST होगा। तो पहले मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगी। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स देखो कौन सा है,
DCB और HGE, ये दो ट्राइंगल्स मुझे सिमिलर दिखाने हैं। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन दोनों में क्या सिमिलर दिख रहा है बताओ। ठीक है, इसमें पहले तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो एंगल B है वो किसके साथ इक्वल है, E के साथ इक्वल है। तो हम कहेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E फ्रॉम वन इक्वेशन में हमने इनको ऑलरेडी इक्वल दिया है। अब हम कहेंगे दूसरा एंगल कौन सा इक्वल दिख रहा है तुम्हें, हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल G इक्वल है। हम कहेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होना चाहिए। तो एंगल सी का हाफ कौन सा चूज करोगे, जो उस ट्रायंगल में आ रहा है। हाँ नहीं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे तुम लिखोगे क्या, CD एंड GHR एंगल बाइसेक्टर। डायरेक्ट कैसे आ जाएंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा ना ये क्यों इक्वल्स है। ठीक है, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब तुम कहोगे ये किसका CPCT है, तो ये देखो ना किस ट्रायंगल में आ रहा है, CD के साथ GH आना चाहिए तो आ रहा है, AC आना चाहिए, तो सेकंड ट्रायंगल में AC है ही नहीं, तो ये किसका CPST है, थर्ड का है। तो अभी हम पहले थर्ड का सिमिलैरिटी दिखाएंगे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब ये कौन से ट्रायंगल है, जो क्रॉस वाले ये दो। अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, एंगल A किसको इक्वल है, एंगल F को फ्रॉम 1। ठीक है, और हम कहेंगे अगेन एंगल C और एंगल G इक्वल है, तो इनका आधा आधा भी इक्वल होना चाहिए। तो अब कौन से आधे आधे लोगे तुम लोग, एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, क्यों, तो हम कहेंगे CD एंड GH आर angle bisector and therefore triangle DCA is similar to triangle HGF by AA similarity। अब इनका CPST लिखो, DC के नीचे कौन आएगा, HG, और AC के नीचे कौन आएगा, GF, और यही हमें प्रूव करना था CPST। देखो एक चीज जो ये कह रहे हैं ना, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, एक बार यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा ये है क्या है, जैसे ये सॉल्व एग्जांपल है, जैसे तुम इसको ले लो, ये इन्होंने ट्रायंगल्स को सिमिलर बताया, ट्रायंगल्स को सिमिलर बता के इनके रेशियोज लिख लिए, बट यहाँ पे इन्होंने रीजनिंग नहीं दी क्यों इक्वल है। तो जैसे हम यहाँ पे रीजनिंग क्या लिख रहे हैं, CPST लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं, सेम वे वो बोर्ड के आंसर की में भी नहीं लिख रहे हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, जब भी तुम साइड प्रोपोर्शन लगा रहे हो ना नेमिंग से, तुम्हें यहाँ पे लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, यहाँ चल जाएगा। बट एंगल्स क्यों इक्वल है ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल्स के लिए देखो उन्होंने हर जगह लिखा है, ये रहा यहाँ पे एंगल्स, पहले तुमने ट्रायंगल सिमिलर दिखाया फिर एंगल्स इक्वल दिखाए, तो एंगल्स में तो ये लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बट अगर तुम साइड्स का रेशियो लिख रहे हो तो उसमें रीजनिंग लिखनी नहीं लिखनी तुम्हारी चॉइस है। लाइक हम CPST लिख रहे हैं, यहाँ पे तुम लिखो नहीं लिखो दोनों चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड की मार्किंग स्कीम है उसमें भी नहीं लिख रहे हैं वो लोग। अब 11 देखो, हमें मेंशन्ड है लाइक गिवन में AB इज इक्वल्स टू AC है, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF। देखो तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया है, तो डेफिनेटली हमें एंगल्स लेने पड़ेंगे, बेस एंगल्स। ठीक है, तो AB is equals to AC गिवन है। अब AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, C, और इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, P। तो हम लिखेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम।
अब हम जाएंगे जिसमें हमें सिमिलैरिटी दिखाना है इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ। तो देखो अगेन इसमें साइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो डेफिनेटली ए से सॉल्व हो जाएगा ये। तो एक तो एंगल यही आ गया, एबीडी में एंगल बी है और ईसीएफ में एंगल सी है, तो हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम 1। और दूसरा 90 वाला है, हमारा एबीडी में 90 कौन है, एंगल एडीबी, और ईसीएफ में 90 कौन है, एंगल ईएफसी। ठीक है, दोनों 90 है, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बस यही है। मैम जो एंगल वाले मतलब एंगल एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कम से कम 90 डिग्री तो दिया हुआ होता ही है ना। ईएफसी क्या कह रहे हो? मैम जो ये एंगल एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें मेनली एक तो 90 डिग्री होएगा ही ना। आइदर 90 होगा या फिर कॉमन एंगल कुछ इस टाइप का, या अल्टरनेट एंगल बन रहा हो, मतलब वही मैंने बताया ना, वो पहचानना पड़ेगा हमें। हर बार हम नहीं कह सकते ना कि 90 होगा ही होगा उनमें। 12th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन थोड़े थोड़े तुम पढ़ने में सिमिलर लगेगा, सॉल्विंग में थोड़ा डिफरेंस है, बट तीनों में वही वही चीजें, मीडियन मीडियन और यही बता रखा है, तो इनको प्रॉपरली कर लेना, इनमें से कोई भी पेपर में आता है। ठीक है, 14th वाला इज टू लेंदी, और पहले मुझे ये लगता था कि ये क्वेश्चन आता ही बोर्ड में थोड़ी पूछेगा, कोई स्कूल में भी नहीं पूछता था, बट लास्ट 2 इयर्स में ये क्वेश्चन मैंने कई बार बोर्ड में रिपीट होते हुए देखा है। तो 14 क्वेश्चन को पहले मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती थी, बट हाँ अब वो पूछने लगे इस क्वेश्चन को भी। 13 तो बहुत छोटा है, तो 12, 14 और 16 की वर्किंग याद रख लेना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी है क्वेश्चंस में इसमें, तो तुम्हें समझना है कि कब कौन सी मेथड लगानी है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है ए बी बी सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। इसका मतलब क्या है, गिवन में वो तुम्हें कह रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू is equals to BC upon QR is equals to AD upon PM, ये कह रहे हैं वो। और प्लस हम लिखेंगे कि AD एंड PM आर मीडियंस। क्यों? क्योंकि मीडियंस का मतलब होता है कि वो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें उसका यूज करना पड़ सकता है, इसलिए। अब प्रूव में हमें क्या करना है? हाँ ये M है। अब हमें दिखाना है ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दिखाना है हमें। तो यहाँ पे पहले देखो कि कौन प्रोपोर्शन में दिया है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पहचानना है। तो यहाँ पे हमें AB PQ के साथ प्रोपोर्शनल दिया है, BC QR के साथ प्रोपोर्शनल दिया है, और ये जो AD है मीडियन, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल दिया है। बट मुझे तो पूरा ट्राइंगल ABC दिखाना है, तो मुझे बस ये जो बेस एंगल है ना, इसको इक्वल दिखाना है। एंगल बी और एंगल क्यू आते ही मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एस से। तो वो दिखाने के लिए पहले हम इस छोटा ट्राइंगल जो है ना, ये छोटा, ये और ये, इन दोनों में सिमिलैरिटी दिखाएंगे पहले हम। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल प्रूफ में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, हम कहेंगे ए बी अपॉन पी क्यू is equals to BC upon QR is equals to AD upon PM, ये मुझे गिवन है, बट याद रखना है BC का मैं हाफ हाफ लूंगी। क्यों? क्योंकि वो मीडियन है, तो AB एज इट इज रहेगा अपॉन PQ, BC का आधा क्या होगा, BD, और Q इसमें QR का आधा क्या लोगे, QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। यहाँ पे तुम टीचर को बताओगे ये कैसे PD और QM आ गया, हम कहेंगे कि AD एंड PM आर मीडियंस, इसलिए। ठीक है, अब तुम देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हम कहेंगे ये जो छोटे ट्राइंगल्स हमने लिए थे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय ट्रिपल S सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब CPST से क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q है, इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मैंने शॉर्टकट मारा है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम पूरे ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हम कहेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो गिवन में है। और हमने एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू को ऊपर प्रूव कर दिया फ्रॉम 1। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity criterion। समझ में आ रहा है ना कैसे? आधों को तो मुझे ऐसा लगता है समझ में ही नहीं आता है, ना बोलते हैं ना पूछते हैं। मैंने ये दिस अपॉन दिस दिखाया, ये दिस अपॉन दिस दिखाया, और ये एंगल इसको इक्वल दिखाया, तो ऐसे ऐसे हो गए ये। तो सिर्फ मुझे बी और क्यू इक्वल नहीं दे रखा था, तो पहले हमें वो इक्वल दिखाने पड़े और फिर उसको यूज करके हमने ऐसे से दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखा दिए हैं। एबीसी ट्राइंगल है। अब इन्होंने कहा डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट, यहाँ पे वो डी बता रहे हैं, ठीक है, बीसी पे है वो, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी है। जैसे अगर हम ज्वाइन करें तो ये कह रहे हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये बताया उन्होंने। गिवन में हम लिखेंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। अब देखो प्रूव हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे ध्यान दे लो क्योंकि यहाँ पे नेमिंग तुम्हें डिसाइड करनी है। तो हमें ये दिखाना है एक्चुअली में सी ए के नीचे कोई तो भी सी बी या सी डी में से कोई आएगा और यहाँ पे सी ए आएगा। यहाँ पे हमें इनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, सी बी और सी डी कहाँ पे आ रहा है, तब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ऐसे आएगा। तो मैंने बच्चों को बताया था जो एंगल्स इक्वल दे रखे ना उन्हीं को ट्राइंगल्स के नाम बना दो। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे प्रूव में, तो मुझे ये करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूव करना है। तो मैं जो एंगल्स इक्वल बता रखे उन्हीं का ट्राइंगल बना दूंगी। तो मैं कहूंगी इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब यहाँ पे देखो हम कहेंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी गिवन है, और दूसरा कोई कॉमन एंगल होगा। देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन एंगल आ रहा है, सी आ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों कॉमन एंगल है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ADC is similar to triangle BAC by AA similarity criterion। अब इनका करो AD अपॉन BA is equals to DC अपॉन AC is equals to AC अपॉन BC। अब हमें तो AC का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो तुम इन दो को चूज करोगे, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये आएगा डी सी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ ये प्रूव करना है ना तुम्हें ये, तो ये प्रूव कैसे आएगा, सीपीएसटी दिखा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तुम्हें, इससे आएगा। 14th इज टू लेंथी, पहले हम 15 16 कवर कर लेते हैं, अगर 14 के लिए टाइम बचता है तो फिर हम 14 करेंगे। अब देखो 15, A vertical pole of length 6 मीटर cast a shadow of 4 मीटर long। ये कह रहे हैं कि ये 6 मीटर है, मैंने कहा थोड़ा बड़ा है, लास्ट में करेंगे हम। 4 मीटर ये है, ठीक है, ए बी सी डी। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ये पोल है, पोल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी है। याद रखना है दिस इज सन्स एंगल एट सेम टाइम। मुझे कहना है कि सेम टाइम पे ये शैडो कास्ट कर रहे हैं, तो जो भी सन का पोजीशन होगा दोनों केसेस में सन सेम पोजीशन पे होगा, या ऐसा होगा कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा इधर है और मेरे लिए इधर हो गया, नहीं ना, पोजीशन सन की चेंज नहीं होती है सेम टाइमिंग पे। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल माने जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सन का एंगल है, इस टाइम पे जो भी सन जिस पोजीशन पे सबके लिए सेम रहता है वो। हाँ कौन सा, बीसी और क्यू आर शैडो है।
तो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, AA सिमिलर, B ये पोल है, ये इसका शैडो है, शैडो हमेशा नीचे होता है, हाँ ये पोल है और ये इसका शैडो है, शैडो हमेशा नीचे बनता है। अब इनका रेशो लो, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब इनकी वैल्यूज डालो, AB की वैल्यू 6 है, PQ हमें ढूंढना है, BC की वैल्यू 4 है, QR 28 है। इसको सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू 6 into 7 दैट इज 42 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी होगी, 42 मीटर। अब यहाँ पे देखो 16th क्वेश्चन, AD and PM are medians of triangles ABC and PQR। तो अगेन तुम्हारे दो ट्राइंगल्स बनेंगे, एक है ABC, उसमें AD इज मीडियन, फिर दूसरा है PQR जिसमें PM इज मीडियन। ठीक है, हम कहेंगे गिवन में AD एंड PM आर मीडियंस। यहाँ पे देखो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, गिवन है ये हमें। तो तुम्हें पता है इससे क्या हो जाएगा कि AB, अब पहले हम इनके प्रोपोर्शंस लिखेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, और इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके लिए मत करना, ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है। और इन दोनों को हम इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है, 1। अब यहाँ पे देखो हम पहले ना छोटे वाले ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे, क्यों, क्योंकि उसी में ही तो सिमिलैरिटी दिखानी है हमें, मतलब उसी के प्रोपोर्शंस है, AD उसी में ही आएगा, मुझे ये कहना है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ पे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR फ्रॉम 1, और इसका हम हाफ हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। क्यों हाफ हाफ इक्वल है, क्योंकि AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है। अब हम कहेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल QM फ्रॉम 1, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS। और अब हम CPST लिखेंगे, या नहीं लिखना मत लिखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये लिखना है नहीं लिखना है तो मर्जी है। यहाँ पे देखो मैं ये कह रही थी ना कि पिछली बार पीछे के दोनों कि किसी एक सेट में शायद कन्वर्स का कुछ मैंने सुना था, मैंने देखा नहीं था, बट ये रहा देखो वो सेट। तो यहाँ पे तुम्हें कन्वर्स का प्रूफ मांगा ही नहीं है, तुम्हें किसका मांगा है, बीपीटी का मांगा है। ये कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो जब भी हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल को, तो जो इनकी ये पार्ट से इनका रेशो कैसा होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो ये थ्योरम तुम्हारा कौन सा था, बीपीटी। तो इन्होंने प्रूफ बीपीटी का ही मांगा है और कन्वर्स की बस स्टेटमेंट मांगी है तुमसे। तो इसलिए याद रखना है कि आज तक कभी कन्वर्स का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, तुम्हारे स्कूल वाले करा रहे हैं तो जबरदस्ती करा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना करिकुलम में लिखा ही हुआ ही नहीं है, करिकुलम में मेंशन कर रखा है कि कन्वर्स नहीं पूछना है, उन्होंने कहा सिर्फ बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए। तो कन्वर्स का एज पर दिस मैं गारंटी दे सकती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कन्वर्स का प्रूफ नहीं आएगा,
स्कूल में मैं गारंटी नहीं देती, क्योंकि स्कूल में मैंने लास्ट ईयर देखा था इंद्रप्रस्थ के स्कूल में, उसके उनकी टीचर ने बीपीटी पूछा और उसी को और में कन्वर्स ऑफ पीपीटी इन दोनों के प्रूफ पूछ लिए। तो ये तुम्हारे टीचर के ऊपर है, वो जो करा रही फिर उसको प्रिपेयर कर लेना। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछेंगे वो तुमसे। इन्होंने तो स्टेटमेंट मांगी थी, तो स्टेटमेंट में फिर प्रूफ थोड़ी जाता है। क्लियर है? अब मेरा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 14। अब जो 14th क्वेश्चन है ना, इट इज डिफिकल्ट, मतलब लेंदी भी है, डिफिकल्ट भी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले मुझे लगता था ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, बट लास्ट 2 इयर्स से, लास्ट 2-3 इयर्स से कह लो, ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब इसको तुम लिखोगे कई बार बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो इसमें प्रॉपर जैसा दिखा रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा, लाइक लेंदी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, साइड ए बी ए सी एंड ए डी ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम। तो गिवन में मुझे इन्होंने क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें मेंशन है गिवन में। प्रूफ मुझे क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर दिखाना है। ऑब्वियसली इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा, तुम्हें अभी नहीं पता, तो अभी बस थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। तो अभी पहले सुन लो, मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगी, क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए ना कैसे इसकी वर्किंग आती है। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो पहले हमने इनको ड्रॉ कर दिया। एक है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ पे हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो इसका मीडियन क्या बताया, ए डी, और इसका मीडियन क्या बताया है, पी एम। सुन लो अदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इतना आ गया। अब तुम्हें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, मुझे एडी को ऐसे एक्सटेंड करना है कि ए मतलब ए ई तक ऐसे एक्सटेंड करना है कि ए डी एंड ए ई आर इक्वल। ये चीज समझ में आई? मैं कहूंगी एक्सटेंड ए डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, और फिर हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखो जो तुम्हारे लाइक इसका सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है, उसमें वो बस एक साइड दिखा देते हैं, मैं दोनों दिखा देती हूँ, वो बस वन साइड को ज्वाइन कर देते, लाइक बीई को ज्वाइन कर देंगे। सेम वे मैं कहूंगी एंड पीएम सच दैट, पीएम को भी एक्सटेंड करना है सच दैट पीएम इज इक्वल्स टू एम एन आ जाए। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी कि ये आपस में इक्वल आ जाए और हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया कि बस हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और बेस ऑलरेडी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है, बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये समझ में आ गया सबको? अब हम चलेंगे प्रूफ पे। अब प्रूफ में मैं यही लिखूंगी, मैं कहूंगी ए डी इज इक्वल्स टू डी ई एंड Q and PM is equals to MN। क्यों? तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। फिर मैं लिखूंगी BD is equals to DC and QM is equals to MR। क्यों? तो हम लिखेंगे AD and PMR मीडियंस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अब मुझे बताओ ये दो क्या चीजें दिखाई दे रही है तुम्हें, ये जो हम ये दो 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 इक्वल दिखाएं, ये क्या है फिगर का? जब भी हम कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल्स। तो हम कहेंगे एज डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन गया, क्लास 9th में क्वाड्रिलैटरल किया है ना, क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर इज पैरेललोग्राम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हमने क्लास 9th में क्वाड्रिलैटरल में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर तुम ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दोगे तो भी वो पैरेललोग्राम है, तुम ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिखा दोगे तो भी पैरेललोग्राम है, तुम डायगोनल्स बाइसेक्ट कर दिखा दोगे तो भी पैरेललोग्राम है। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हम किस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे, जो एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते पैरेललोग्राम की। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दिखा दी कि भैया दोनों फिगर्स में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों फिगर्स क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
अब पैरेललोग्राम बन गई तो इसका मतलब ये जो बीई है ये किसके साथ इक्वल आ जाएगा, एसी के साथ इक्वल आ जाएगा, और क्यूएन किसके साथ इक्वल आ जाएगा, पीआर। हमें ये जो मैंने कर रखा है ना ये वाला, ये ना भी ज्वाइन करोगे तो भी चलेगा क्योंकि इसका कुछ काम नहीं, बस मैंने पैरेललोग्राम का शेप दिखाने के लिए ज्वाइन करा है। हमें मतलब है बीई से, क्योंकि मुझे बीई को इक्वल दिखाना है एसी से, और क्यूएन को किसके साथ इक्वल दिखाना था, पीआर के साथ। अब मैं यही लिखूंगी, देयरफॉर बीई इज इक्वल्स टू एसी एंड क्यूएन इज इक्वल्स टू पीआर। और रीजन क्या लिखेंगे हम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया? और इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। अब मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी ए सी अपॉन पी आर को, इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगी बीई अपॉन क्यू एन। अब फिगर में देखो, एक्चुअली इसमें यही प्रॉब्लम है, फिगर मेरी ऊपर जाती जाएगी, सॉल्यूशन में नीचे जाता जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है, मैंने कहा है ये और ये प्रोपोर्शन में है, फिर मैंने कहा ये और ये प्रोपोर्शन में है। अब एडी और पीएम प्रोपोर्शन में, पर मुझे ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर दिखाना था, तो मैं यहाँ पे ना ट्वाइस लिख दूंगी इसको, ट्वाइस, या नीचे वाले स्टेप में लिख देती हूँ ट्वाइस। तो इससे क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, ए ई अपॉन पी एन के। ये समझ में आ गया ना, ट्वाइस ऑफ ए डी क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है तो हमने पूरा ए ई ले लिया। ट्वाइस ऑफ पी एम को क्या लोगे, पूरा पी एन लोगे तुम, और ये आ गया। अब तुम्हारी तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो तुम क्या कहोगे, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ट्रिपल एस से हो गए। अब सीपीएसटी से क्या आता है, इनके एंगल्स इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे एंगल 1 ये 2 ये 3 और ये 4 है, तो मैं कह रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। हाँ ठीक है, बट बस एक और चीज है कि AC बाय PR को हमने फिर BE बाय QN कैसे करा। अरे ये इक्वल दिखा रखे हैं मैंने यहाँ पे, अच्छा, उसकी वजह से हमने फिर BE कर दिया उसको। रिप्लेस कर दिया फिर हमने इनकी हाँ पोजीशन। ओके। तो यहाँ पे तुम लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, मेरे को एनलार्ज करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब सिमिलरली लिखोगे, देखो मुझे ना 2 और 4 को भी इक्वल दिखाना है, तो हम इतना लंबा प्रोसेस वापस से नहीं करेंगे, ये सारा हमें अदर ट्राइंगल में भी करना है, तो हम इतना बड़ा तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली लिख के हम कह देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब इनको ऐड करो, 1 प्लस 2 को ऐड करो, हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। तो एंगल 1 प्लस 2 क्या बन रहा है, एंगल ए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बन रहा है, एंगल पी। तो हमने दिखा दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब मुझे तो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिखाना है, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, मैं कहूंगी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन है। और मैं कहूंगी इन्हीं के बीच वाला एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया, कहाँ से, प्रूव्ड अबव, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, सिमिलर हो जाएंगे। हम कहेंगे therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity criterion। और बस ये दिखाने के चक्कर में हमें सिर्फ ये चाहिए था, इसके चक्कर में हमने इतना बड़ा प्रोसेस करा है, क्योंकि मुझे ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है तो इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल चाहिए था, वो बीच का एंगल इक्वल दिखाने के लिए इतना लेंथी प्रोसेस है। समझ में आया? ये ना सिंगल एल है। तो अब हमें एग्जाम्पल 4 ऑनवर्ड्स करना है, तो एग्जाम्पल 4 में देखो, मुझे मेंशन्ड है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू कौन सा है, ये, एंड आर एस ये पैरेलल है। तो तुम्हें दिख रहा है जब भी पैरेलल होगा तो मैंने क्या बताया था, हम तीन चीजें अप्लाई कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैं कहूंगी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट एंगल है।
मैं कहूंगी इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR। मैंने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब इसके बाद में तुम 3 और 4 को भी दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें किससे दिखाना है। तो इन्होंने ट्रिपल एस से दिखाया है। फिर हम लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। दोनों का रीजन सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम कहेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे therefore POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। देखो ये हर जगह लिखते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो मैं शॉर्टकट मार देती हूँ SC। ऐसा कुछ शॉर्टकट अलाउड नहीं है पेपर में, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो हमें पूरा इसमें जो भी तुम सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करते हो उसको लिख के आगे लिखोगे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर है यहाँ पे एग्जाम्पल 4? हम ट्रिपल ए ना यूज करके 2A भी यूज कर सकते हैं। हाँ, पर मैंने क्या बताया था, AAA कर लेना जब तुम्हें तीनों एंगल्स इक्वल पता है तो हम तीनों लगाएंगे। और हमारे पास सिर्फ 2 इक्वल दिखाने का क्राइटेरिया है और तीसरे का हमें पता ही नहीं क्यों इक्वल है, तो फिर नहीं दिखाना है। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में तो हम हमेशा AAA से ही दिखाएंगे जब मुझे तीनों एंगल्स का रीजन पता है कि क्यों इक्वल है। मैम हम तीनों कर सकते हैं ना? हाँ, मैं ये कह रही हूँ ऐसे क्वेश्चन में तीनों ही करने हैं, जब तुम्हें तीनों क्यों इक्वल है ये पता है तो तीनों लगाना है। और नहीं तो 90% क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 का क्राइटेरिया पता होता है, फिर हम तीसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। नहीं, फिर मैं वही बता रही हूँ ना, इसमें तो तीनों यूज होंगे। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ऑब्जर्व फिगर 6.30 बोला है और तुम्हें फाइंड एंगल P बोला है। ऐसा सा क्वेश्चन सेम इस साल आया था, MCQ के अंदर आया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो तुम्हें पहले ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं, तो कैसे दिखाओगे? इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल करके। मुझे दिख रहा है 3√3 6√3 के प्रोपोर्शनल है, अब और 6 12 के प्रोपोर्शनल है और 3.8 7.6 के हैं। तो करो AC अपॉन RP, क्या आएगा? 3√3 अपॉन 6√3, तो ये कितना आया? हाफ आया। फिर AB अपॉन RQ करो, क्या आया? 3.8 अपॉन 7.6, ये भी कितना आ गया? हाफ आया। और फिर करो BC अपॉन PQ विच इज 6 अपॉन 12, अगेन हाफ। तो हम कहेंगे AB किसके प्रोपोर्शन में है? AB RQ के प्रोपोर्शन में ना, तो यहाँ पे RQ आएगा। और BC किसके प्रोपोर्शन में है? PQ, तो यहाँ पे PQ आएगा। ऐसे ठीक है, AB RQ के प्रोपोर्शन में है, BC PQ के पोजीशन पे और AC RP के पोजीशन पे। ठीक है, अब मेरे नेमिंग सही है। अब मैं इसको लिखूंगी बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब एंगल P किसके साथ पोजीशन पे? C के, तो जो मेरी एंगल C की वैल्यू वही P की वैल्यू आएगी, तो 40 आंसर आएगा, 40। और यहाँ पे रीजन लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो। मैम इसमें नेमिंग चेंज होते ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना? हाँ, हमें ये गिवन है OA OB OC OD। देखो OA ये है, OB ये रहा, OC ये रहा, OD ये रहा। तो हम इनकी पोजीशंस चेंज कर देंगे, लाइक हम OA के नीचे OC ले आएंगे, OB के ऐसे लिख देंगे हम इसको, OA अपॉन OC OD अपॉन OB। और इन्हीं के बीच का एंगल भी इक्वल है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स तुम्हारे सिमिलर हो गए, किससे? SAS से। तो CPST से। अब नेमिंग मैटर करती है। OA है, OA एक ट्राइंगल मेरा OAD है, तो दूसरा उनके पोजीशन से लिखना है। OA के नीचे कौन है? OC है, तो यहाँ पे OC भी आएगा। तो अब चेक करो, OA के साथ OC बन रहा है, AD के साथ कौन बनना चाहिए? OD के साथ कौन बनना चाहिए? OB बनना चाहिए, बन रहा है। और AD के साथ कौन बनेगा? CB बनेगा। अब इनके एंगल्स इक्वल होंगे, तो OO को इक्वल होगा एंगल A, एंगल C को इक्वल होगा और BOD इक्वल होंगे। ठीक है, और 7th क्वेश्चन ना, एक दो स्कूल में, एक तो मेरे को आरुष का स्कूल याद है और एक और कोई स्कूल था, उसमें उन्होंने इसी क्वेश्चन को केस स्टडी बना दिया। ठीक है, और भी कोई था, मुझे याद नहीं कहाँ पे था।
ठीक है, इसके स्कूल का तो याद है मुझे। यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, इसकी हाइट मुझे दी है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, लैम्प की हाइट दी है मुझे 3.6 मीटर, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स पूछा है। उसकी स्पीड 1.2 है और तुम्हें 4 सेकेंड्स के बाद में उसकी क्या मांगी है, शैडो की हाइट मांगी है। ठीक है, अब मुझे इसकी शैडो नहीं पता है तो हम क्या कहेंगे, डीई को एक्स मीटर्स कह देंगे कि इसकी शैडो एक्स मीटर की है। अब लैम्प की शैडो क्या आएगी, टोटल बीई आएगी। क्लियर है यहाँ पे। और ये 1.2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ये चल रही थी, तो अगर तुम्हें बीडी निकालनी है इसका मतलब 1 सेकेंड में ये कितना चल रही है बताओ। स्पीड है मेरी मतलब उस गर्ल की 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना मीटर चल रही है, 1.2 मीटर। अब 4 सेकेंड्स में वो कितना चलेगी बताओ, 4 इंटू 1.2 मीटर। समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर हो जाएगा। तो ये जो बीडी है, बीडी की वैल्यू कितनी आई, 4.8 मीटर आई। समझ में आया। अब तुम्हें इनमें सिमिलैरिटी दिखाना है, तो हम इन ट्राइंगल ए बी ई, अब इनकी पोजीशंस देखनी पड़ेगी। एंगल बी एंगल डी को इक्वल है, एंगल ई कॉमन है, तो हमारे ट्राइंगल्स आएंगे सी डी ई। हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। समझ में आ गया, 290 डिग्री है, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होती है, हाइट कभी 90 के अलावा नहीं होती है। तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई है, हम इसको कॉमन एंगल कहेंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब इनके सी एंगल्स इक्वल बताओ, मतलब सॉरी साइड्स करस्पॉन्डिंग लिखनी है, तो ए बी के नीचे कौन आएगा, सी डी, बीई के नीचे कौन आएगा, डीई। अब मैं एसी वाला पार्ट नहीं लिख रही हूँ, ए मतलब ये जो एई और एसी वाला सीई वाला नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। अब ए बी की वैल्यू बताओ कितनी है, 3.6, सी डी की वैल्यू कितनी है 90, बट सेंटीमीटर है, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 0.9 आएगा। समझ में आ रहा है सबको, आधे तो मुझे ब्लैंक ही दिख रहे हैं। बीई की वैल्यू कितनी आई, 4.8 प्लस एक्स, और डी की कितनी x। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है, तो ये 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन 4, तो ये x, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4.8, तो x कितना आ गया 1.6, तो उसकी हाइट कितनी आई मीटर्स में, 1.6 मीटर्स आई। समझ में आया। अब देखो मुझे ऑलरेडी बता रखा है कि ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर है। ठीक है, तो मैं कहूंगी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा और इसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, और फिर हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R। तो हम कहेंगे corresponding angles of similar triangle। अब एक्चुअली ना इसी के लिए लिखेंगे corresponding angles of ST का मतलब सिमिलर ट्राइंगल है। अगेन मैं बता रही हूँ, मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, ऐसे लिखते नहीं पेपर में। ठीक है, एंगल 1। अब पहला देखो मुझे कौन सिमिलर दिखाना है, AMC ये वाला ट्राइंगल किसके साथ दिखाना है, PNR के साथ दिखाना है, इसके साथ दिखाना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, एंगल A किसके साथ इक्वल बताया हमने, P के साथ, तो एक एंगल इक्वल हो गया। और दूसरा हमें यहाँ पे मीडियन बता रखा है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि AC किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, AC किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, PR के साथ, उन्हीं का बीच का एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो अब तुम्हें पता है AB भी इक्वल है किससे, PQ से, ये रहा। तो मैं इनका आधा आधा करूँ तो क्या हो जाएगा,
ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल आ जाएगा, और ये दोनों ट्राइंगल्स किससे सिमिलर हो जाएंगे, एस से हो जाएंगे। तो हम पहले यही दो उठाए लेंगे, कौन, ए बी, मतलब ये और ये लेंगे हम। समझ में आ रहा है? हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। कैसे? तो गिवन। अब तुम्हें याद रखना है जो ए बी वाला पार्ट है उसको आधे आधे से डिवाइड करना है, हाफ हाफ से। तो ए बी का आधा क्या लोगे, ए एम लोगे, और इसका आधा क्या लोगे, पी क्यू का पी एन। और हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू angle P. Therefore, triangle AMC is similar to triangle PNR by SAS similarity criterion. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, गिवन, गिवन नहीं कहेंगे, सॉरी, फ्रॉम वन, और इसको भी फ्रॉम वन, और ये आधे आधे से इक्वल क्यों हो गए, तो यहाँ पे तुम लिखोगे कौन मीडियंस हैं, CM एंड RN। समझ में आया? अब इनके CPST वो लिखो, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में लिखो। AM के साथ नीचे कौन आएगा, PN, MC के साथ नीचे NR, और AC के साथ PR आएगा। अब देखो इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब 1 और 2 को कंपेयर करो। मुझे AB अपॉन PQ के साथ कौन चाहिए था, MC अपॉन NR चाहिए था। तो तुम्हें दिख रहा है, हम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहेंगे कि ये, समझ में आ रहा है, ये दोनों पार्ट्स इन दोनों में इक्वल है 1 और 2 में। तो इनके जो ये वाले साइड्स है ना, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। समझ में आया? तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी अब फ्रॉम 1 एंड 2 AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू MC अपॉन NR। समझ में आया? तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, सेकेंड हो गया। अब हमें थर्ड करना है। थर्ड में याद रखना है कौन से वाले ट्राइंगल्स है, ये वाले ट्राइंगल्स है। ये वाला ट्राइंगल किसके साथ इक्वल है, RNQ। तो हम सेम मेथड लगाएंगे। क्या कहेंगे, हम कहेंगे BC किसके साथ इक्वल है, RQ के साथ इक्वल है। PM हाफ हाफ करके QN के साथ इक्वल आ जाएगा, और इन्हीं के बीच का एंगल कौन सा इक्वल हो जाएगा, एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? मैं लिखूं कैसे, डायग्राम तो ऊपर चली गई, मैं इधर लिख देती हूँ। इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल RNQ हम कहेंगे बी, जो गिवन है इसको, अब इस गिवन में हमें कौन सी चूज करने, BC अपॉन QR एंड AB अपॉन PQ। BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ फ्रॉम 1। अब इसको हम हाफ हाफ कर देंगे, तो BC अपॉन QR एज इट इज रहेगा। हाफ ऑफ AB क्या लोगे, अब की बार ये लोगे MB, और हाफ ऑफ PQ में क्या लोगे, QN, और इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q फ्रॉम 2। तो मैं कहूंगी therefore triangle CMB is similar to triangle RNQ by SAS similarity criterion। बस यही है। तो तुम इनके आंसर्स में जाओगे तो कुछ अजीब अजीब लिख रखा है इन्होंने, मतलब डिफिकल्ट कर रखा है। ये नहीं कहूंगी गलत है, उनका ऑब्वियसली सही है,